नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और जय। मैं आपका दोस्त आशीर्वाद उर्फे के आपके लिए यह श्रृंखला जो हमने अपनी बात कही थी कि क्लास 6 से लेकर के 12th तक आपके लिए जो कक्षा लाई जाएगी उसकी यह 11th की 7वीं चैप्टर है, जिसके बारे में आज आपका अध्ययन होगा। चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशंस 7वीं है, जिसमें हम हिस्ट्री इतिहास के विभिन्न पहलुओं को देखेंगे। और यह बुक जो है यह इतिहास की एक पुस्तक है जो कक्षा 11th में विश्व इतिहास के बारे में आपको जानकारी देती है कि कौन सी देश उनकी आजादी किस तरह से हुई, किस तरह से देशों का विकास हुआ, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह जो बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं हैं आज हम इसके बारे में देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा तो एक बार इस चैप्टर को रीड कर ले। संभवतः भली भांति आप समझ पाएंगे कि बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं यह आपको क्या कहना चाहती है और आप इससे कैसे अवगत होंगे, यह आपको बताने में सक्षम होगी। लेकिन इससे पहले मैं और कुछ बताना चाह रहा हूं आपको। यह इन्फिनिटी 1 की तरफ से पेशकश है जो आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, जिससे आप अपने स्कूल की कक्षा के बाद भी इसको अध्ययन में शामिल कर सकते हैं। आप वीडियो हमारी 2 से 3 घंटे की यह वीडियो होती है, एक चैप्टर की 2-3 पार्ट में आपको अवेलेबल मिलेगा। और ये आपके एग्जाम के लिए आप आंख बंद करके इस पे भरोसा कर सकते हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ उठा पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कहता है कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। दैट मीन्स, कहने का मतलब होता है कि 1300 टू 1700 जो यूरोप है वहां सिटी लाइफ बढ़ रही थी। जो सिटी लाइफ है उसकी संख्या बढ़ रही थी। ध्यान दीजिएगा, हम इस चिन्ह को बढ़ना और इस चिन्ह को घटना से डिनोट करेंगे, आगे आपको दिक्कत ना हो कहीं भी। ठीक है, एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगरीय संस्कृति विकसित होने के पीछे कुछ और मूल्य कारक थे, जिसके कारण वहां की नगरीय सभ्यताओं का विकास हो रहा था, सिटी लाइफ का विकास हो रहा था। क्योंकि यह पीरियड यूरोप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसमें वहां के नगरों का विकास होना लाजमी था। कारण था कि वहां के लोग नए नए चीजों के आविष्कार में जुटे हुए थे। 1500 से 1600 वहां औद्योगिक क्रांति, जिसको हम लोग रिनाशा कहते हैं, हिंदी में पुनर्जागरण कहते हैं, का विकास हो रहा था। जिसमें हम देखते हैं कि जो लोग थे, वहां के पीपल थे, नई नई, क्योंकि वहां चर्च की सत्ता को लोग नकार रहे थे। और जानते हैं कि जब धर्म को नकारते हैं लोग तो एक तरह से वह दूसरी सत्ता की ओर बढ़ते हैं। तो वहां के लोग कहाँ बढ़ रहे थे? वह मैशनरीज की तरफ बढ़ रहे थे, आधुनिकता को प्रमोट कर रहे थे और ज्यादा से ज्यादा लोग आधुनिक समाज का निर्माण करने में लगे हुए थे। कंपनी, फैक्ट्री, इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था। जिसके बाद 14वीं शताब्दी यानी 1300 से 1400 तक जोड़ा जाता है, और 14वीं से 17वीं कहा यानी 1300 से 1700 तक यह शताब्दी होता है। पीरियड सही लिखा हुआ है, उसमें डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है फ्रॉम द 14th टू द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी towns were growing in many countries of Europe. Distinct urban culture also developed. ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कहता है कि यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी है और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे। आपको एक चीज पता होगा, जो यूनान और रोम की अगर हम बात करते हैं
वह पुनर्सभ्यताओं मतलब सबसे पहले सभ्यताओं की बात करता है। और आपने अगर थोड़ा भी ध्यान होगा चैप्टर 2 में आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ा था। उसके 100 वर्ष बाद आपने मोहनजोदाड़ो की सभ्यता देखी थी। 100 वर्ष बाद आपने मोहनजोदाड़ो की सभ्यता देखी थी। किस तरह से दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस था। अगर डिफरेंस आपको याद होगा तो हमने कहा था जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वह 2 नदी के बीच में बची हुई थी, दजला और फरात, जिसको यूफ्रेट्स बोलते थे और टिग्रिस बोलते थे। 2 नदियां थी जो सभ्यताओं का आज वर्तमान का ईरान और इराक मैप में आप ढूंढ लीजिएगा। ईरान और इराक की यही स्थिति है। यही ईरान और इराक में यह सभ्यता खूब फली फूली और काफी दिन तक चर्चा में भी रही। उसके बाद कईयों 100 वर्ष बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता आती है। वहां भी अच्छा खासा विकास हुआ। दोनों में एक कॉमन दोनों में एक डिफरेंस था कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहां पे सिटी लाइफ का उतना प्रचलन नहीं था, लेकिन जो आपके उलट अगर हम बात करते हैं उसी जगह पे मोहनजोदाड़ो की सभ्यता जो थी वहां सिटी लाइफ थी। शहरी जीवन को लोग ज्यादा प्रमोट करते थे। दोनों में एक कॉमन थी कि न्यूक्लियर फैमिली को लोग ज्यादा प्रमोट करते थे। न्यूक्लियर फैमिली कहने का मतलब छोटा परिवार, मम्मी पापा 2 बच्चा, दादा दादी को लात मार के भगा दिए। इसी तरह को लोग ज्यादा प्रमोट वहां किया करते थे। न्यूक्लियर फैमिली यही होता है, बाप मतारी बाप भुतरा भुतरी, यही है, बाकी सब तो बेकार, हट ससुरी भगाओ, यही करते थे लोग। लेकिन नहीं, फैमिली का मतलब होता है सारे परिवार अगर साथ में है। तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है ग्रामीण क्षेत्रों में कि जैसे कोई रिलेटिव आते हैं, पूरे परिवार एक साथ रहते हैं, भले खाना अलग बनता हो, तो सब घर से 4 रंग का सब्जी अगर आ गया तो लगता है कि चलो भाई कितने पकवान हमारे लिए बना दिए हैं। सब एक ही बना था लेकिन चारों मिलकर के 4 आ गए, होता है ना। इस तरह से ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा अ सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो डेवलप्ड इन यूरोप एंड पीपल कंस्ट्रक्टेड देयर मॉडर्न वर्ल्ड द एंशिएंट वन ऑफ द ग्रीक्स एंड रोमन्स। देखा तुलना यूनानी रोम से इनकी तुलना की जाती थी। जो मॉडर्न यूरोप थे, मॉडर्न यूरोप थे, इनकी कंपैरिजन की जाने लगी और कंपैरिजन इनकी जो यूनान थी, यूनान की सभ्यता से और रोम की सभ्यता से, यूनानी एंड रोम की कल्चर से इसकी कंपैरिजन की जाने लगी। किसकी? मॉडर्न यूरोप की। आधुनिक यूरोप जो बन रहा था, एंशिएंट को छोड़ करके उसको, इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक एंशिएंट, दूसरा मिडिएवल और तीसरा मॉडर्न। याद रखिएगा, इतिहासकारों ने सहूलियत के लिए इतिहास को 3 वर्गों में बांटने का काम किया है। आई मीन 3 पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और तीसरा बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आप अभी जी रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, इसको कहते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास या प्राचीन इतिहास। लिखिएगा, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम विश्व स्तर की बात कर रहे हैं, इसलिए प्राचीन इतिहास। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद हम बात कर रहे हैं जिसमें आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास की बात करते हैं। इतिहास को 3 पीरियड में बांटा गया है, याद रखिएगा। एक को एंशिएंट, जो प्राचीन राजा रजवाड़े ये सब उनकी बात अगर करते हैं, एंशिएंट को, ठीक है। उसके बाद एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न, 3 पार्ट में हिस्ट्री को बांटा गया है। जो हम उसी में
आज बात करने जा रहे हैं मिडियवल हिस्ट्री की। मिडियवल हिस्ट्री में चलेंगे, एंशिएंट को छोड़ते हुए मिडियवल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, आगे कहा अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपनी धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया क्योंकि वे अब सौर मंडल को समझने लगे थे और नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया और भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। और इस विचार के पीछे यह मान्यता रही थी कि यूरोप विश्व का केंद्र है। जो इतिहासकार थे उन्होंने ज्यादातर भूमध्य सागर को, जिनको मेडिटेरियन सी कहते हैं, और उनमें भी समुद्र की संख्या 12 है, उसमें भी समुद्र लगभग 12 उसमें समुद्र है। ठीक है, तो जो मेडिटेरियन सी थी उनको पूरे विश्व का केंद्र माना जाता था, सेंटर माना जाता था। लेकिन जब विज्ञान की केंद्र शुरुआत हुई, खोज हुई, उसके बाद इसको उन्होंने झूठा साबित करा और आगे चलकर देखा गया कि पृथ्वी, ब्रह्मांड, इसके बारे में चर्चा करी गई। ब्रह्मांड क्या है आप भी जानते हैं कि टोटल 8 ग्रह है ना। एक ग्रह और था प्लेटो को कब हटाया गया है? 2005-6 में हटाया गया है। ठीक है, जा रहे हो तुम लोग। तो प्लेटो को हटाया गया क्यों? क्योंकि घर बदलता था। रात में होता है ना कि दूसरे के घर में घुस जाता है लोग, तो घुस जाता था दूसरे के घर में, तो दूसरे के घर में घुस जाता था तो लोग को गुस्सा आ गया, कि नहीं तुमको अब नहीं रहने देंगे, तुमको हटाओ यहाँ से ससुरी के, तो मार के उसको हटा दिया। दैट मीन्स कहने का मतलब है उसको वहां से, उस श्रेणी से हटा दिया गया कि वह, क्योंकि ग्रह का मतलब, प्लेनेट का मतलब होता है केवल अपने एक्सिस पर करेगी और सूर्य की परिक्रमा करेगी, ना कि एक होता है रिवोल्यूशन, रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो क्या करता था? रोटेशन करता था। रोटेशन मतलब अपने अक्ष पर घूमना, तो वो रोटेशन के तौर पर अपना पर नहीं, पड़ोसी में भी जाके खा पी लेता था, पड़ोसी में भी खा पी लेता था। जो पड़ोसी में खाता पीता था ना, पड़ोसी कहे कि नहीं चलो, ना चलो, चेंज कर लो इसको, तब उसको ग्रह की श्रेणी से 2005-6 में उसको हटा दिया गया, प्लेटो को। टोटल ग्रहों की संख्या 8 है। जैसे देखिए ना जी, उस दिन हम बताए थे 6 क्लास का, अगर जियो का वीडियो देखे होंगे कोई व्यक्ति, अगर बंधु, जैसे ही सन है, SUN सन है, इसके आसपास पृथ्वी हमारा ये अर्थ है। ठीक है, इस तरह से ग्रहों का था। तो यह ग्रह इसके चक्कर काट रहे हैं, ऐसे चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, ऐसे चक्कर काट रहे हैं, और चक्कर काटते यही जो चक्कर काटने लगा ना, इसमें घुस गया, सब में घुसने लगा। तो कहा कि ना ऐसे चलेगा, दोसर के लुगाई, अभी सब गलत बात है, पिटा जाएगा ना, तो वही हाल इसका हो गया। इसलिए इसको कहा कि नहीं चलेगा, आपको साइड करते हैं। ठीक है, इस तरह से उसको हटा दिया गया 2005। 5 है, कहीं 6 है, 5 है। ठीक है, तो किसको हटाया गया? प्लूटो को। किसको हटाया गया? प्लूटो, उसको हटा दिया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा अब भूमध्य सागर क्या है? मेडिटेरियन सी अगर देखिएगा तो यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इन तीनों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। शायद यही करता होगा, बिल्कुल करता है। और इसमें भी 50 समुद्र के आसपास अंदर में, उसमें भी छोटे छोटे हैं। और यह उस समय जब एंशिएंट की बात करते हैं, यह व्यापार का एक केंद्र बना हुआ था, ट्रेड का एक सेंटर बना हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद विश्व का केंद्र है, और इस विचार के पीछे यह मान्यता रही थी कि यूरोप विश्व का केंद्र है। मतलब भूमध्य सागर यूरोप से ज्यादा सटल है। यूरोप अफ्रीका सबसे, देखो एशिया से कम है, लेकिन मोटा मोटी देखा जाए तो यूरोप अफ्रीका उसी के इर्द गिर्द में घूम फिर रहा है। तो कहा गया उसका सेंटर है विश्व का, इसीलिए यूरोप का केंद्र भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा religions come to be seen as something which each individual should chosen for himself. The church earth-centric belief was overturned
by scientists who began to understand the solar system, and new geographical knowledge overturned the Eurocentric view that the Mediterranean Sea was the center of the world. सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। इस समय आपने देखा कि यह काल था ब्रह्मांड की खोज का, ब्रह्मांड की खोज का यह काल था। इस समय अनगिनत विकास हुए। यह यूरोपियन जो आप 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी से आप अगर बात करते हैं 17th सेंचुरी लास्ट तक बात करते हैं, भाप इंजन का आविष्कार होना, ट्रेन का आविष्कार होना, वही जो ट्रेन भाप इंजन, बसों का आविष्कार होना, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत का इस समय विकास हुआ जो साइंस से जुड़े हुए थे। तो चर्च की मान्यताओं को लोगों ने नकारा, खारिज किया, तब जाके विकास को आगे बढ़ाया। जैसे एक कहानी है, जैसे आप कहते हैं ना कि आज बुधवार है, आज घर से नहीं निकलेंगे, आज वीरवार है, आज इधर ऐसी जतरा नहीं बनता है। एक कहानी इसी पर है कि एक समय अकबर का दरबार लगा हुआ था। दो व्यापारी दोस्त आपस में जा रहे थे, कह रहे थे चलिए जहां पना के दरबार में चलते हैं। तो एक आगे बढ़ा, दूसरा भी जा रहा था। एक बिल्ली रास्ता काट देती है, तो ये कहता है भाई बिल्ली रास्ता काट दी, हम आगे नहीं जाएंगे, दुर्घटना हो जाएगी। उसके बाद तो दूसरा कहा चलो नहीं जाएंगे तो जहां पना नाराज हो जाएंगे। तो वो आगे बढ़ता गया, वहां गया राजा के सामने, जो पेशगी होती है चढ़ाई, राजा ने उसको खुश होकर के राज्य का जितने भी व्यापार थे उसको दे दिया। और उसको क्या मिला? कुछ नहीं। तो किस्मत के भरोसे मत बैठा करो, किस्मत तो गुप्ती चीज है, मेहनत करोगे तब होगी, कभी कभी बदली भी जाती है। क्या जी? किस्मत तो अपने हाथ की लकीर है, जितना मेहनत करोगे उतना बदलोगे। किस्मत किसी का नहीं हुआ है, जो किया है उसी का हुआ है। नहीं तो कोई बिल गेट्स और अंबानी नहीं बनता, किस्मत के भरोसे छोड़ देता। इसलिए थोड़ा मेहनत करो, अपने ऊपर मेहनत करो, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसां शताब्दी अर्थ पुनर्जागरण, हिंदी में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया, जो उस काल की सांस्कृतिक परिवर्तन को बताता है। स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट, ध्यान दीजिएगा, स्विट्जरलैंड है, इसका एक विद्यार्थी स्विट्जरलैंड है, इसका एक स्कॉलर बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कि ब्रेसले, यहाँ विश्वविद्यालय है, ब्रेसले विश्वविद्यालय है, ब्रेसले विश्वविद्यालय है कि इतिहासकार एक जैकब बर्कहार्ट नाम है, जैकब बर्कहार्ट, ठीक है, जैकोब लिखते हैं, जैकोब दिख रहा है ना, तो ये दिख रहा है कि नहीं? तो वही पूछ रहे, क्यों नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। जैकोब बर्कहार्ट 1818 से लेकर के यानी 1897, ठीक है, ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रांके के विद्यार्थी थे। यह जर्मन के इतिहासकार थे, लियोपोल्ड के यह स्टूडेंट थे। लियोपोल्ड के यह स्टूडेंट थे, ठीक है। कहा, आगे देखिएगा, कहा
रिनेसा शब्द पे, रिनेसा शब्द जो हमने कहा था, अभी बताया था कि रिनेसा शब्द 1500 से 1600, 100 साल ही औद्योगिकरण का रहा। उसी समय जींस का आविष्कार हुआ था। जो आलिया जी हमारी फटी फटी पहनती है ना जी, आलिया भट्ट, वो आलिया भट्ट वहीं से उठाई है, वहीं से उठाई है। पूछेगा नहीं कैसे उठाई है। जींस का प्रचलन उसी समय किया गया था कि मिल में जो वर्कर काम करते थे उनको गर्मी लगती थी, तो उनको गोड ना जले इसलिए जींस बनाया गया था, ना कि आज यहाँ जींस फैशन बन गया है। ये सब यूरोपीय सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता है, जिसको हम लोग ढो रहे हैं। ठीक है, अपनी सभ्यता साड़ी या ओढ़नी चुनरी तो गायब हो गया, दूसरा चलता है। छोड़िए, जाने दीजिए, अभी मूड नहीं है उस पर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहा फ्रॉम द 19th century हिस्टोरियन यूज द टर्म रिनेसा। हिस्टोरियन द्वारा इस टर्म को किया गया जिसको बोले रिनेसा। ठीक है, रिनेसांस, जिसको हम लोग पुनर्जागरण बोलते हैं, पुनर्जागरण बोलते हैं। रिनेसा को पुनर्जागरण बोलते हैं। इस शब्द को ज्यादा जोड़ इनके द्वारा ब्रेसले विश्वविद्यालय स्विट्जरलैंड में है। उनके एक स्कॉलर थे जिनका नाम था जैकोब क्या है बर्कहार्ट, उनके द्वारा इसके बारे में ज्यादा जोर दिया गया। और यह लियोपोल्ड के स्टूडेंट थे। ठीक है, लियोपोल्ड एक इतिहासकार थे, उनके स्टूडेंट थे। ठीक है, देखिएगा। उसके बाद लिटरली रिबर्थ, इसका मतलब होता है रीबर्थ। लिटरली रीबर्थ टू डिस्क्राइब द कल्चर change of this period. The historians who emphasized this most was the Swiss scholar Jack Burckhardt, 1897 of the University of the Breslau in Switzerland. Was a student of the German historians Leopold von Ranke. रानके जो थे 1795 to 1886 थे, या 1795 to 1886 थे। ठीक है, यही थे। ठीक है, आगे देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1860 ईस्वी में बर्कहार्ट ने दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा, इसको मिटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी बात समझ में आ रही है? चलिए, एक नाम है 1886 में, जो नाम अभी हमने देखा था, जिनका नाम था बर्कहार्ट जो स्कॉलर थे, किसके? स्विट्जरलैंड के, स्विडिश स्कॉलर थे, स्वीडिश स्कॉलर थे ना, बर्कहार्ट। ध्यान दीजिएगा, बर्कहार्ट called the civilization of the Renaissance in Italy. नाम दिया the civilization of the Renaissance, हाँ, in Italy। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इसको हिंदी में लिखते हैं, वही है सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना करी। यह बुक है, ठीक है, बाय द ऑथर ऑफ राइटर ऑफ, ठीक है। उसके बाद इन 1860 ही wrote a book called The Civilization of the Renaissance in Italy. Ujjwal, what are you doing? No. चलिए, उन्होंने यह संस्कृति
इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ होता है। मतलब आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कौन बताता है? खुद जानते हैं ना जी। मान कर के आप बर्गर खाने का तो कोई दूसरा बताएगा? कोई बताएगा नहीं ना। मौसम उसी बताएंगे नहीं ना, बताएंगे, खुद पता चलेगा। उसी तरह से कहा तुम्हारा मुंह सूझा हुआ है, कहे रे मुंह कहे सूझ गया है, हट लात पानी के मुंह सूखा लगा है, उजर करो, घरे पीटेगा का आज? उम्मीद तो लग रहा है। अरे बेहुदा, पढ़ो लिखो मानते। चलो, दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च का नियंत्रण। देखिएगा, बात कहा आधुनिक और मध्यकालीन चर्च नहीं, हाँ मॉडर्न और मिडिवल चर्च। मिडिवल चर्च अगर कोई बंदे पैसा कमाते थे तो आपको बताया था, अगर 9th क्लास आप लोग पढ़े होंगे इच्छा शक्ति के अनुसार, तो 2 तरह की टैक्स होती थी, एक टाइड और एक टाइड। टाइड और टाइड, द वाला जो टाइड है ना, टाइड चर्च द्वारा टैक्स ली जाती थी, और टाइल लोग जो थे ना वो सरकार को देते थे। लॉ और द, 2 शब्द थे ना, टाइल और टाइड। ध्यान दीजिएगा, यह जो टैक्स होती थी, टाइड वाले जो चर्च वाले थे कहते थे तुम पापी हो, अधर्मी हो, घोर अन्याय करते हो, तुमको यह कर खुदा के लिए देना। मतलब जो फादर जो थे ना, फादर पिता, और साथ में जो रहते उनको सिस्टर कहते, मदर क्या नहीं कहते, मदर कहना चाहिए ना, फादर के साथ मदर रहेंगी ना, लेकिन वो सिस्टर होते हैं, बुरा मत मानिएगा। लेकिन वह कहते थे कि यह आपको देना पड़ेगा। डेट मीन्स कहने का मतलब है इन द सेंस कि एक टैक्स जो था यह आपको चर्च को देना पड़ता था, क्योंकि आप जितने पाप करते थे वह पाप कटने का साधन ही चर्च था, और दूसरा गवर्नमेंट को देते थे कि राज्य चलाया जाए। ऐसा कोई कैसे है ना, ईगन में वो याद है कि पत्थर वही मारेगा जो पापी न हो। बहुत अच्छा गाना है, याद नहीं आ रहा है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जाने दीजिए। चुकम का बैठ जाइए, चुकम के बैठ जाइए अभी, एक हाथ ऊपर करके पलथी मार के भोज में ना बैठे हुए हैं। कब बुद्धि होगा जी? नाम बुरा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। तो वह जो टैक्स देनी पड़ती थी, एक चर्च को देता था, आपके जैसा मेरे जैसा लोग, और दूसरा गवर्नमेंट को भी देता था। और एक चीज और बताया था कि वह भी कर जो टैक्सेशन थे उसमें फर्स्ट और क्लेर्जी और नोबिलिटी को चर्च नहीं देना, मतलब टैक्स नहीं देना पड़ता था। यह टैक्स केवल वो छोटे मोटे किसान, टुटपुरिया, वकील, यही सब को देना पड़ता था। ठीक है, और बाकी वह लोग जन्म से ही अधिकार, विशेषाधिकार था, प्रिविलेज था कि उनको टैक्सेशन से वंचित था, उनको टैक्स देना ही नहीं पड़ता था। ठीक है, ये आगे देखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों कहता है कि दिस कल्चर ही was characteristic by a new belief that man as an individual was capable of making his own decisions and developing that means कहने का मतलब है, आप आज पढ़ना चाहते हो, इच्छा आपकी है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना। बहुत बच्चे सीधा कर नहीं पढ़ेंगे, क्या कीजिएगा बताइए? खून कर दीजिएगा, लेकिन बेहुदा पढ़ लो न बर्बाद हो जाओगे। मोदी जी ऐसी पढ़ा लिखा के ठेला लगा रहे हैं, ठेला लगवा रहे हैं, पकौड़ा तलवा रहे हैं, तुम क्या करेगा? ठेलो लगाने लगे पड़ेगा तब ना पैसा गिनेगा। मोदी जी को तो बहुत कुछ आता है, तब तो देश को घुमा रहे हैं। देखते हो कितना खर्चा होता है। 2 से 2.5 करोड़ रुपया एनएसएस पे उनका खर्चा होता है, उनके बॉडीगार्ड में महीना का। अब बाहर निकलते हैं तो सोच लीजिए कि वो कितना करोड़ खर्चा होता है। मोदी जी को आता नहीं है तो इसी चला रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा गड़बड़ी है, सिस्टम में गड़बड़ी है। वो गनमा बजाइए उस पर मोदी जी के लिए, तेरा सिस्टम फाड़ के रख देंगे, ऐसे है ना, वही चीज। आगे बढ़िएगा, देखिएगा। फिर कहता है डिसीजन एंड डेवलपिंग हिज स्किल्स ही वॉज मॉडर्न। दैट मीन्स आगे बढ़ते हैं, कहता है इन contrast of medieval man whose thinking had been controlled by the church.
इटली के नगरों का इटली के नगरों का पुनरुत्थान। क्या हुआ था? जो इटली का नगर था ना, पहले भी था, लेकिन उसको फिर से जीवित किया गया। पुनरुत्थान करने का मतलब होता है कि फिर से उसको रिन्यू करना जो है वो है, लेकिन फिर उसको कुछ और करना। ध्यान दीजिएगा जिसमें कहा एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण, सामंती फ्यूडलिज्म सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी जिसको कहते हैं, फ्यूडल सोसाइटी में क्या होता है कि किसान थे, उनको वह पैसे वैसे दिया करते थे। कौन? जो फ्यूडलिज्म जिसको हम लोग फ्यूडल कहते हैं, सामंत कहते हैं ना जी, सामंत के आगे रहिए तो बसाते थे सॉरी चलिएगा, रूप में ले रहे थे और लातीनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। और आपने देखा था कि जो इस्लाम का काल माना जाता है, इस्लामिक के बारे में आपको चैप्टर 5 या 4 में ऐसे ही कुछ बदलती हुई परंपराएं में 4 है, 5 या 4 ऐसे ही कुछ है। उसमें क्या हुआ था, जो इस्लाम धर्म था उसका उदय आप देखते हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो 7th सेंचुरी टू 1213 के आसपास तक खूब फला फूला, अरब में खूब फला फूला। और इसके जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 बीसी में हुआ, 570 एडी में हुआ था। और यह नई धर्म थी, कोई ज्यादा पुरानी धर्म नहीं थी, लेकिन ज्यादा चला। ठीक है, इनमें एक कैलेंडर होता है, जैसे हिंदू धर्म में विक्रम संवत को माना जाता है, क्रिश्चियन में 1 जनवरी को माना जाता है, और उसी तरह से इनमें एक कैलेंडर होता है जिनको हिजरी कैलेंडर बोला जाता है, हिजरी के नाम से जाना जाता है। और यह सऊदी अरब मुस्लिम, वहां से जो मक्का से मदीना की यात्रा कही उसको हिजरी कहते हैं, इसीलिए उसको इस नाम से ऐसे संबोधित किया जाता है। कुछ त्रुटि हुई होगी तो देख लीजिएगा, लेकिन जहां तक अंदाजा है यही होगी। और पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमजोर देश था और उनके अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों में इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान करी। एक नाम आप बताइएगा, जो इटली का फादर किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इटली बताइएगा कल ढूंढ के। ठीक है, SW है, जानते हैं अपने यहाँ इटली की बहू भी है ना, बहू लव मैरिज करके लाए थे। आप लोग नहीं जाइएगा इटली, नहीं जाइएगा? बेहुदा, राहुल भैया के मम्मी है, राहुल भैया जानते हैं ना, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएट यू। कहने का मतलब है कि बेचारा आज विपक्ष को मजबूत कर रहा है। जानते हो, उनकी छोटी छोटी बात को लोग इस तरह से लेते हैं, उनको पप्पू बना दिया गया। वो बेचारा सही में उतना पप्पू नहीं यार, विदेश से पढ़ा हुआ बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, वेल एजुकेटेड है, नो डाउट। उस बंदा के साथ इतना ही नाइंसाफी किया गया। वो आलू सोना वाला जो बात हुआ कि डालिएगा आलू निकलेगा सोना, मोदी जी कहते हैं, हरियाणा में वो भाषण में मोदी जी कह रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनकी बात को कोई नहीं लिया। मोदी जी कहे उनकी बात को कोई नहीं पकड़ा, लेकिन राहुल कह देता तो बवाल हो जाता। क्या है, पप्पू है, पप्पू को नहीं मोदी मीडिया बनाया है, चोरवा मीडिया सब जो है ना, चोर है चोर। इसमें दो चारों को सही हो जाए तो बहुत है, लेकिन ज्यादातर चोर है, 90% चोर है, समझिएगा। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये गलत नहीं है, स्लिप ऑफ टंग है, वो भी बोला तो हो गया है, स्लिप ऑफ टंग है, किसी से भी हो सकता है। मोदी जी गलती की, उनका सोशल मीडिया ससुर के नाती से देखे,
जितना ही हरामी मीडिया सब है, एको को नाम लिया है उनका? नहीं लिया है। डरता है कि दिलवा देगा। बहुत अच्छे अच्छे पत्रकारों को इसने बर्बाद कर दिया। इस सरकार की मैं बात करूं तो जाने दो। एक प्रसून वाजपेयी थे, बहुत अच्छे पत्रकार थे। हिंदी में अगर क्रांति लाए अगर हिंदी पत्रकारिता की, तो वाकई उनको बहुत ज्यादा इसका श्रेय जाता है। बहुत ऐसे है, रवीश कुमार वगैरह भी लोग हैं, लोग ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे पत्रकार हुए हैं। अंजना जी जो है ना, तो चापलूस है। अंजना ओम कश्यप, ये सब चापलूस है सरकार की। पूरा गोड़ धो के पानी पीती है सुबह शाम जाकर के, दंडवत होकर के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग देखेगा, गाली देगा 4 गो, लेकिन जनवत बात करने में डरो मत किसी से। सच कमाओ, सच खाओ, यही करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोदी जी पर भी कंप्लेन होना चाहिए ना। लोग ट्रोल किया, कभी सुने हो? कभी सुने हो? हम इसका क्लिप तुमको भेज देंगे। और जिनको टीचर का टॉप में अवार्ड मिला है, उनका भी यह कहना है, सबका कहना है। तो थोड़ा इन सब चीजों को देखो, पढ़ो, आगे देखिएगा। सारी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, देखिएगा क्या कह रहा है फिर आगे। फिर उसके बाद कह रहा है, while Western Europe was being reshaped by feudal bonds and unified under the Latin Church, and Eastern Europe under the Byzantine Empire and Islam was creating a common civilization. Further, Italy was weak and fragmented. However, it was there this very development that helped in the revival of Italian culture. ठीक है। बैजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली में तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए हैं। मतलब जो पोर्ट वगैरह थे ना, वह रीजनरेट हो गए। फिर कहा 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग, इसको सिल्क रूट बोलते थे, काफी फायदेमंद था, ठीक है, आगे बताएंगे, से व्यापार आरंभ किया, तो इसके पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। मंगोल आप जानते हैं, मंगोल को आप जानते हैं क्योंकि इससे पहले वाले अध्याय चैप्टर 5 में हमने चंगेज खां के बारे में अध्ययन किया था। आपको पता होना चाहिए कि चंगेज खां ने किस तरह से मंगोलों की शक्ति को बढ़ाई थी, और उसने उस समय में एक यूनाइट करने का काम किया था। चंगेज खां आपको याद होगा, उसके वंशज भी हमने देखे थे। फिर इसके बाद चंगेज खां एक बार और हम रिवीजन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली में तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए हैं, और 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया, तो इसके पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उनमें प्रमोट हुई, व्यापार प्रमोट हुई, ठीक है। विद द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड बिटवीन द बैजेंटाइन एम्पायर एंड द इस्लामिक कंट्रीज, द ports on the Italian coast revived from the 12th century as the Mongols opened up trade with China via the Silk routes and as trade with Western Europe countries also increased, Italian towns played roles. देखिएगा, नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे।
नगर यानी सिटी, यहाँ दो थे, एक फ्लोरेंस और दूसरा था वेनिस। फ्लोरेंस और वेनिस, और इनके जो शासन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो संचालन यानी कंडक्ट कराने का काम करते थे वह राजकुमार द्वारा होता था। राजकुमार द्वारा इनके शासन यानी रूल करने का काम किया जाता था। नोट नहीं करना है क्या? नोट करते चलिएगा थोड़ा बहुत। चलिए, two of these Florence and Venice were republics, and Venice were republics, and many others were court cities ruled by princes, या ruled by princes। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कहता है इनमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था। यह कैसे थे? जीवंत कहने का मतलब होता है कि ज्यादातर इनमें चहल पहल थी। इनकी कैसी? ज्यादातर चहल पहल थी, इसी चीज को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटीज वॉज वेनिस, अदर वॉज द जेनेवा। ठीक है, आगे देखिएगा। एक बॉक्स बना होगा, उसमें नगर राज्य है, उसको जरा एक बार देख लीजिए। मोटा मोटी आगे बढ़ते हैं। या आगे देखिए ना क्या कह रहा है। 10 मिनट। नगर राज्य कार्डिनल गेस्पारो कोंतारिनी अपने ग्रंथ दी कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस 1534 में अपने नगर राज्य की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में लिखते हैं। हमारे वेनिस के संयुक्त मंडल यानी कॉमनवेल्थ की संस्था के बारे में जानने पर आपको ज्ञात होगा कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार एक ऐसी परिषद के हाथों में है जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले संभ्रांत वर्ग के सभी पुरुष को सदस्यता मिलती है। मतलब कहने का मतलब है कि जिसमें आप 25, जैसे आज आप भारत में लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 25 साल चाहिए, तब आप 25 साल चाहिए तो 25 साल में आप लोकसभा का एक विधायक बन सकते हैं, जिसको एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या एमएलए भी बन सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आप कुछ भी बन सकते हैं, बशर्ते आप 25 साल के होते हैं। तब गांव के मुखिया बनने के लिए आपकी आयु कितनी होती है? 21 वर्ष। इसी तरह से इसमें जो सदस्यता मिलती थी कॉमनवेल्थ में, उसके लिए आपकी आयु होती थी 25 ईयर्स। ठीक है, आगे देखिएगा। कार्डिनल गैस्पारो कंटेनिंग 1483 to 1542 writes about the democratic government of his city, a state in the Commonwealth, and government of Venice 1534. Then after to come to the institutions of our Venetian Commonwealth, the whole authority of the city is in Diet Council, into which all the gentlemen of the city begins one's post of age of 25 years are admitted। 25 years admitted। ठीक है, आप 25 साल के होइएगा तो उसकी सदस्यता आपको मिल जाएगी। अच्छा, भारत में शादी करने का लड़की और लड़का का एज क्या है? लड़की की 18 और लड़के की 21। ठीक है, तो मौसी से कर ले और क्या है? नहीं, कभी कभी छोटी भी होती है, चुप रहा, आगे पढ़िएगा। ठीक है, अब है 14वीं और 15वीं शताब्दी, द 14th and 15th centuries। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा 1300
इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने लगा, मतलब मानवतावाद, ह्यूमैनिटीज। वहाँ एक पादुआ विश्वविद्यालय इटली में उस समय, उसमें यह ह्यूमैनिटीज विषय को शामिल किया गया, पढ़ाया जाने लगा। 1341 पेट्रियार्क को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1341 पेट्रियार्क गिवन टाइटल ऑफ पोएट लॉरेट इन रोम। 1349 फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना। 1349 यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन फ्लोरेंस। आगे 1390 जेफरी चॉर्स की कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन, यानी 1390 जेफरी चॉर्स कैंटरबरी टेल्स पब्लिश्ड। 1436 ब्रूनेलेसी में फ्लोरेंस में ड्यूमा का रूप तैयार किया गया। उसके बाद 1453 में कुस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन शासन को ऑटोमन तुर्कों ने पराजित किया। उसके बाद 1454 गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप यानी मार्वेल टाइप से बाइबल का प्रकाशन किया। उसके बाद 1484 पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की। 1492 कोलंबस अमेरिका पहुंचे। 1495 लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सफर यानी अंतिम भोज चित्र बनाया। 1512 माइकल एंजिलियो ने सिस्टिनी चैंपल की छत पर चित्र बनाए। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। फिर हम अगली कक्षा में इस कक्षा को प्रारंभ करते हुए आपको इस कक्षा का लाभ दिलवाएंगे। और आज की हमारी सेशन यहीं पे समाप्त होती है। अगली कक्षा बहुत जल्द आपके साथ मिलेगी। अब इसमें हम और बताना चाह रहे हैं कि इसके बाद हमारी ज्योग्राफी की भी श्रृंखला चलेगी, इकोनॉमिक्स भी चलेगी, और धीरे धीरे करते करते हम उन सारी कक्षाओं को शामिल करेंगे जिससे हमारे 11th 12th वाले लाभान्वित होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि यह आपके लिए विशेष उपहार के तौर पर आप इसको ले और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम करें, और इसको जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके चैनल का ग्रोथ हो सके। यह हमारा चैनल नहीं है, सपोर्ट आप ही का चाहिए, तभी यह ग्रोथ होगा, नहीं तो फिर यह संभव नहीं है। आप कहोगे तो आगे हम वीडियो को आगे बढ़ाते चलेंगे। फिर भी कोशिश है कि आप लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करें। चलिए, आपका जय हिंद, जय भारत।